हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, और ये वीडियो आपकी 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें। तो चलिए शुरू करेंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहला दिया गया है, ए शेक्सपियरियन सोनेट हैज टू पार्ट्स, द फर्स्ट हैज लाइन्स एंड द सेकंड पार्ट हैज हाउ मेनी लाइन्स। कहने का मतलब पहले पार्ट में कितनी लाइन होती हैं और दूसरे पार्ट में कितनी लाइन होती हैं। तो यू नो वेरी वेल, विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट जो होता है उसमें 12 लाइन होती हैं, दूसरा पार्ट होता है उसमें 2 लाइन होती हैं। कुल मिला के आपकी जो लाइन होती हैं वो 14 होती हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इस पार्ट की बात कर लें तो इस पार्ट में आपके 3 डिफरेंट क्वार्टेन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें हर क्वार्टेन में आपकी 4 लाइन होती हैं और टोटल मिला के ये आपकी 12 लाइन हो जाती हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन के सेपरेट स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं, राइमिंग कॉपलेट बोलते हैं। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात कर लें पूरी सोनेट की, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो जाती है वो हो जाती है आपकी ए बी, नोट कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी। हम इसी स्टेंजा को, यानी इसी स्टेंजा फॉर्म को, इसी फॉर्मेट को बोलते हैं इंग्लिश सोनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी लोगों के लिए। इसी को हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, द सेकंड पार्ट ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड, एज वी डिस्कस। अभी हमने जैसा डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंग बता देते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपलेट, यानी कि राइमिंग कॉपलेट हम इसे बोलते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें पूछा गया है, शेक्सपियर रोट हाउ मेनी सोनेट। तो यू नो वेरी वेल कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी हैं, जिसमें से 126 सोनेट जो हैं वो डेडिकेट की गई हैं, यानी कि उनमें जो चर्चा की गई है वो WH के बारे में, यानी जिनको हम विलियम हर्बर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कर लेना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर। और बाकी की 127 टू 154 सोनेट जो हैं वो आपकी डार्क लेडी के लिए लिखी गई हैं। अगर हम डार्क लेडी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें तो मैरी फिटन के नाम से इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ओके गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, मिल्टन रोट सोनेट्स। कहने का मतलब ये है मिल्टन ने कितनी सोनेट लिखी हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, मिल्टन रोट अबाउट 24 सोनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ एडिशनल जानकारी भी मैं देना चाहूँगा। अगर हम टोटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट के बारे में बात कर लें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट लिखी हैं उनका नंबर है 523, ठीक है। अगर हम बात कर लें जॉन कीट्स की सोनेट की, तो जॉन कीट की जो सोनेट है, टोटल नंबर ऑफ सोनेट बाय जॉन कीट्स अबाउट 67। हम ST कॉलेज की अगर बात कर लेते हैं तो ST कॉलेज के जो नंबर हैं सोनेट के वो हैं आपके 48, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम PB शैली की भी बात कर लेते हैं तो PB शैली का सोनेट का टोटल नंबर है 18। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ए पेट्राचन सोनेट हैज 2 पार्ट्स। जैसे अभी हमने विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बारे में चर्चा की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे पेट्राचन सोनेट के बारे में। दे आर, तो पेट्राचन सोनेट में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पहला पार्ट ऑक्टेव होता है और दूसरा पार्ट सेस्टेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर हम ऑक्टेव की बात करें तो ऑक्टेव में जो टोटल लाइन होती हैं वो 8 लाइन होती हैं, याद रखिएगा। सेस्टेट में जो टोटल लाइन होती हैं वो 6 लाइन होती हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम की बात कर लें तो ABBA इसका राइमिंग स्कीम होता है, ABBA और ABBA। सेस्टेट की अगर राइमिंग स्कीम की हम बात कर लें तो सेस्टेट का डिफरेंट राइमिंग स्कीम हो जाता है कभी कभी। तो ये कभी हो जाता है CDE, याद रखिएगा, और कभी हो जाता है ये CDC और CDC, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख पाएंगे। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 6, और 6 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है, शेक्सपियर हैज इमोर्टलाइज हिज लव फॉर
इन हिज सोनेट, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने किस प्रेम के बारे में बात की है? वाइफ, डार्क लेडी, ब्लैक ब्यूटी या वाइट लेडी? तो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है, मैरी फिटन के बारे में बात होती है, जिसको हम डार्क लेडी के नाम से भी यानी डार्क लेडी के नाम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और मैरी फिटन के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 7th, और क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा जा रहा है, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको किस सोनेट से देखी जा सकती हैं? तो डेलिला दिया गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया है, डायना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये बात हो रही है जॉन मिल्टन के बारे में। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 8th, और 8th नंबर पे दिया गया है, नेम द पोइट हु पेड अ ट्रिब्यूट टू नेपोलियन बोनापार्ट इन एन ऑड, यानी कि एक ऐसे भी पोइट हैं जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को ट्रिब्यूट किया है। ठीक है, उन पोइट का नाम क्या है? तो ऑप्शन पे दिया है टेनिसन, और लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, रॉबर्ट हैरिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन ने एक ओड लिखा था जिसका नाम था ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट। हालांकि उन्होंने इसमें नेपोलियन को हल्का पूरा क्रिटिसाइज भी किया था, बट दिस इज सपोज टू बी पेड और ट्रिब्यूट टू नेपोलियन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 9th, और क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है, हु रोट एन ओड टू हिमसेल्फ। ओड टू हिमसेल्फ किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ, ग्रे, मिल्टन और बेन जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने लिखा है ओड टू हिमसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया आपके सामने 10th, जिसमें पूछा जा रहा है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, नेम द ओड ऑफ दिस लाइन। ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लाइन है, और ये किस ओड से ली गई है? ठीक है ना, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड एंड इट इज रिटन बाय पीबी शैली। ठीक है ना, तो ओड टू द वेस्ट विंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और इसको पीबी शैली के द्वारा लिखा गया, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11th, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड, यानी कि जो ओड होता है उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फीचर यानी कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो यू नो वेरी वेल के ओड जो होता है वो किस में होता है? एक एड्रेसिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 12th, और 12th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ए पिंडारिक ओड हैज 3 पार्ट्स। पिंडारिक ओड के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। पिंडारिक ओड में 3 पार्ट होते हैं, और वो 3 डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे इसको। पहला पार्ट होता है स्टोप, दूसरा पार्ट होता है एंटी स्टोप, और जो तीसरा पार्ट होता है फाइनल कंक्लूडिंग वो होता है आपका ईपोड। हम स्टोप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए होता क्या था, ग्रीक टाइम में 2 तरीके के ओड हुआ करते थे। एक डोरियन ओड, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। एंशियंट ग्रीक में 2 तरीके के ओड हुआ करते थे। ठीक है ना, ग्रीक जो ओड हुआ करते 2 तरीके के हुआ करते थे। एक हुआ करता था आपका डोरियन ओड। ठीक है, एक हुआ करता था आपका डोरियन ओड, और जो दूसरा काइंड हुआ करता था वो हुआ करता था आपका लेस्बियन ओड। ठीक है, इसको नोट कर लेना। लेस्बियन ओड इसका जो नाम है वो इसका नाम पड़ा है आइलैंड ऑफ लेस्बोन के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये दोनों ओड अपने अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डोरियन ओड था वो एक कोरिक ओड था, जिसको हम यानी कि म्यूजिक के साथ में, गाने के साथ में गाते थे, और इसका जो स्ट्रक्चर था वो इसके जो परफॉर्मर हुआ करते थे, जो डांसर हुआ करते थे, उनके जो मूवमेंट थे उसी के अकॉर्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है वो बनाया गया था। ठीक है, तो जब इसको रिसाइट किया जाता था उस समय पर जो डांसर हुआ करते थे वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते थे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रॉप। ठीक है, उस कंडीशन को हम स्ट्रॉप बोलते हैं, याद रखिएगा। राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू जो लेफ्ट मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, और यही इसका यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो हो जाता है वो आपका एंटी स्ट्रोक। ठीक है, एंटी स्ट्रोक।
याद रखेंगे इस चीज़ को भी, यानी कि लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, इस साइड में लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। और एक ऐसी भी कंडीशन आती थी जब स्टॉप और एंटी स्टॉप दोनों का कोई काम नहीं रहता था, रिसाइटेशन के मूवमेंट पे जो डांसर हुआ करते थे वो स्टिल कंडीशन में शांत अवस्था में खड़े हो जाते थे, उस अवस्था को, उस कंडीशन को ईपोड कहा जाता था। तो यही इसकी म्यूट्रिकल जो फाउंडेशन है वो भी रख दिया गया इसी के अकॉर्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया है हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट व्हाट इज बीइंग एड्रेस एज स्पिरिट हियर। यहाँ पर कहा गया है कि हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, ब्लिथ का मतलब होता है खुश नसीब, ठीक है ना, स्पिरिट का मतलब आत्मा। तो यहाँ पर जो खुश नसीब आत्मा है वो किसे बोला गया है, वेस्ट विंड को, कुक्कू को, स्काईलार्क को और नाइटिंगेल को। तो याद रखेंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज टेकन फ्रॉम हिम टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखा किसके द्वारा गया है, पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ब्लिथ स्पिरिट किसको बोला गया है, स्काईलार्क को बोला गया है, जो कि एक पक्षी है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 14th। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा जा रहा है Thou was not born for death, immortal world. This famous line is from Ode to Nightingale. और Ode to Nightingale किसने लिखा है आपको बताना है। तो ये काफी ज्यादा फेमस ओड है, Ode to Nightingale, एंड दिस इज रिटन बाय जॉन कीट्स, ठीक है ना। इसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। जॉन कीट्स ने मोस्टली जो अपने ओड थे उनको लगभग 1819 के समथिंग, जो मोस्ट पॉपुलर ओड थे उनको सभी को 1819 में लिखा गया था, ठीक है। इसीलिए 1819 को क्या बोला जाता है, मोस्ट फ्रूटफुल ईयर ऑफ द प्रोडक्शन बोला जाता है। नेम द ल्यूसेंट ऑफ सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जो शैतान का कमांडिंग इन चीफ था वो कौन था, ठीक है, ल्यूसेंट कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बेल्जेबब। ओके, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया आपके सामने नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन के बारे में कल चर्चा हो चुकी थी, डायरेक्ट आंसर बता देंगे, किंग ऑर्थर, ठीक है ना, किंग ऑर्थर इज द हीरो ऑफ फेरी क्वीन, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 17 और 17 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन का एक ईपिक है, ठीक है ना, और इसमें यानी कि ईपिक पोएम है, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आया है। तो अगर टोटल बुक्स की हम बात कर लें तो टोटल जो बुक्स हैं वो 12 बुक्स हैं, ठीक है, 12 बुक्स हैं टोटल इसमें, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग बुक्स थी, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसके जब इसके टोटल 10 बुक्स थी, यानी कि पहले पब्लिकेशन में जब इसको पब्लिश किया गया था 1667 में, तब केवल 10 बुक्स थी। उसके बाद में 7th नंबर की और 10th नंबर की बुक को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 8 और 4 कितनी बुक हो गई, टोटल 12 बुक हो जाती हैं, ठीक है, टोटल 12 बुक्स हो जाती हैं। और इन 12 बुक्स को जो पब्लिश किया गया था वो एक अलग ईयर में पब्लिश किया गया था, वो ईयर था आपका 1764, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपके सामने 18, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इपिक्स हैज 24 बुक्स। मतलब नीचे जो इपिक्स दिए गए हैं उसमें से किस में 24 बुक्स हैं। तो सेपरेटली बात करेंगे हर बुक के बारे में। बात करेंगे फेरी क्वीन की, तो फेरी क्वीन में टोटल बुक्स की संख्या कितनी है। तो इसको सपोज किया गया था 12 बुक्स के लिखने के साथ में, बट इसकी 12 बुक्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। और आज हमारे पास जो रीडेबल बुक्स हैं उनका जो नंबर है वो 7 है। इसमें से भी एक बुक ऐसी है जो इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। अगर इसके पब्लिकेशन की बात कर लें तो इसमें सेपरेटली 3 बुक्स पब्लिश की गई थी। पहली जो 3 बुक्स थी वो पब्लिश की गई थी 1590 में, और जो दूसरी 3 बुक्स थी वो पब्लिश की गई थी 1596 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिवाइन कॉमेडी की। तो डिवाइन कॉमेडी में टोटल कितने बुक्स हैं ये आपको याद रखना चाहिए। डिवाइन कॉमेडी टोटल 3 बुक्स कंटेन करती है, यानी इसमें 3 बुक हैं, ओडिसी और इलियड, इन दोनों में आपके 24 बुक्स हैं, और इसको होमर के द्वारा लिखा गया माना जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा एक भी आंसर सही नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन डी और सी वाला ऑप्शन होता तो ये दोनों सही हो जाते। आप इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में उस हिसाब से, मैंने आपको बता दिया है।
आगे चलेंगे 90 नंबर के क्वेश्चन पे। 90 नंबर पे क्वेश्चन दिया है द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड। होमर का जो इलियड है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो इसमें बात होती है ट्रोजन वार के बारे में, आप लोग याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रोजन वार का ऑप्शन आपके क्वेश्चन में नहीं हो और कुछ और दिया गया हो तो आप उसमें सिलेक्ट करेंगे लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप, और दूसरा हो सकता है फेट एंड फ्री विल। ठीक है, फेट एंड फ्री विल, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 20 दिया गया। 20 पे पूछा जा रहा है विच लैंग्वेज इज डिवाइन कॉमेडी रिटेन इन। डिवाइन कॉमेडी जिसको दंते एलिगरी के द्वारा लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और पोर्टुगीज। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, यहाँ पर इस बुक की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है जिसमें इसको लिखा गया उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको सपोज करना पड़ेगा कि ये लैटिन में लिखी गई थी। आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो डिवाइन कॉमेडी है वो दंते ने इटालियन लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इटालियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, लेकिन इटालियन वर्नाकुलर में लिखे होने के कारण मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इटालियन वर्नाकुलर, यानी वर्नाकुलर का मतलब होता है जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें लिखा होने के कारण इसको लैटिन सपोज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 21 पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी शिप्स आर गिवन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग बेलेंडास पेटीकोट इन द रेप ऑफ द लॉक। अलेक्जेंडर पोप का जो मॉक हीरोइक ईपिक है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें जो शिप्स हैं यानी कि जो मैजिकल स्पिरिट हैं वो कितनी होती हैं जो बेलेंडा के पेटीकोट की रक्षा करने के लिए वहां पर लगाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैजिकल शिप्स हैं उनको ये नहीं मालूम है कि जो बैरन है वो पेटीकोट के चक्कर में नहीं है, पेटीकोट उसे नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसको बेलेंडा की लॉक यानी हेयर लॉक, जो बाल होते हैं लट चाहिए। ठीक है, और उन्हें इस चीज की पता ही नहीं थी, वो पेटीकोट को प्रोटेक्ट करने में लगे थे। तो नंबर ऑफ शिप्स आर 50। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 22 जिसमें पूछा गया है अ मॉक हीरोइक पोएम इज रिटन इन अ मूड, यानी कि जो मॉक हीरोइक पोएम है वो किस मूड में लिखी जाती है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है मॉक, मॉक का मतलब टू मॉक समवन, टू मॉक इट्स हीरो एंड हीरोइन, टू मॉक इट्स सोसाइटी। तो ये जो लिखी जाती है वो नॉन सीरियस मेथड में लिखी जाती है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा गया है द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन। रेप ऑफ द लॉक को किस में लिखा गया है? हमारे में हेरोइक कॉपलेट में, इमेजरी, आयरनी। तो यू नो वेरी वेल के हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया एक मॉक हीरोइक पोएम है। ठीक है, मॉक हीरोइक ईपिक है, इसको हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे दिया गया है द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हाउ मेनी कैंटोज। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट्स, कैंटोज, सब डिविजन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे जिससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। ठीक है, तो हम इसके टोटल कैंटोज की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा आपका 5। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि इसका जो फर्स्ट वर्जन था उसमें सिर्फ 2 कैंटोज थे। ठीक है ना, पहले वर्जन में यानी जब ये पब्लिश किया गया था तब इसमें आपके 2 कैंटोज थे और उसको पब्लिश किया गया था 1712 में। लेकिन जब लास्ट टाइम यानी कि फाइनल पब्लिकेशन हुआ तो इसमें टोटल 5 कैंटोज आपके शामिल कर दिए गए जिसको पब्लिश किया गया था 1714 में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 25 और 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है द फेमस पेस्टोरल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज। डिफोडिल्स है, माइकल है, द थॉर्न और द पीटर बेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकल इज द फेमस, मोस्ट फेमस पोएम एज अ पेस्टोरल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे जिसमें दिया गया है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम। तो ये लाइन आपको किस पोएम में देखने के लिए मिल जाती है? यहाँ पर पोएम नहीं दी गई है, यहाँ पे नाम दिया गया राइटर का कि ये जो लाइनें हैं उस लाइन में जो लाइनें हैं जिसमें ये पोएम है वो पोएम किस राइटर ने लिखी है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, पीवी शैली है। तो नोट कर लेना, पीवी शैली ने ये पोएम लिखी है। इस पोएम का नाम है अलिमेंट। ठीक है ना, अलिमेंट काफी इंपोर्टेंट है। समुद्र के किनारे लेटा हुआ कभी ये सारी चीजों को सोच रहा है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लिरिक। तो यू नो दैट के लिरिक एक पर्सनल पोएम होती है और लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है ना। लिरिक मस्ट हैव अ म्यूजिकल क्वालिटी होती है और लिरिक इज एसेंशियल डिडैक्टिक पोएम। डिडैक्टिक का मतलब होता है जो शिक्षा प्रदान करती है। तो एलोगेरिक जो वर्क होते हैं, इपिक जो होते हैं, ठीक है ना, और जो आपके नोवेल्स होते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफिकल जो चीजें होती हैं, ये हमको शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। बट एक लिरिक सिर्फ इमोशंस को क्रिएट करती है, इमोशंस को फ्लो करती है, याद रखेंगे, इसमें कोई भी शिक्षा हमें नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है और 28 पे दिया गया था ईडियल्स आर नोन टू हैव बीन ओरिजिनेटेड। ये जो फॉर्म है राइटिंग की, ये फॉर्म कहाँ से निकली है ग्रीक में। तो पेट्रास, सोफोक्लिस, थियोक्रिटस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका थियोक्रिटस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए इडियल्स क्या है, इसको अगर हम बात कर लें ब्रिटिश अंग्रेजी में तो जैसा लिखा गया ये ऐसे ही लिखा जाता है। अगर अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, याद रखेंगे। इडियल्स का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट पोएम होती है जो डिस्क्राइब करती है पेस्टोरल और रस्टिक लाइफ को, जिसमें जो डेली बेस की जो लाइफ होती है, एवरीडे जो लाइफ होती है लोगों की, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 पर पूछा गया है द मोस्ट रिमार्केबल पेस्टोरल प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, एज यू लाइक इट, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया गया है द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस। काफी ब्यूटीफुल लाइन है ये। तो नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन। ओड टू ड्यूटी, एजुकेशन ऑफ नेचर, द सॉलिटरी रीपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका एजुकेशन ऑफ नेचर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को देखकर आप घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस जगह पर एजुकेशन ऑफ नेचर आ जाता है तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ये लाइन आपको एजुकेशन ऑफ नेचर में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इस जगह पे आपको दूसरा नाम मिल जाए, यानी कि 3 ईयर्स शी ग्रीव इन सन एंड शावर, तब भी आपका आंसर यही करेक्ट रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया, जिसमें पूछा गया है द स्टैंजा ऑफ अ बैलेड हैज डॉट 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 लाइन्स। यानी कि बैलेड के एक स्टैंजा में कितनी लाइन होती हैं। तो 6, 4, 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 31 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक बैलेड स्टैंजा में टोटल 4 लाइन्स आपकी होती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है ये स्टैंजा ऑफ बैलेड इज कॉल्ड, यानी बैलेड का जो स्टैंजा है उसको हम क्या कहते हैं। क्वाड्रिलेटर कहते हैं, कॉपलेट कहते हैं, फीट कहते हैं या क्वार्टरन कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वार्टरन कहते हैं। उसका रीजन क्या है कि इसमें 4 लाइन होती हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 32। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे सामने 33 और 33 पे पूछा जा रहा है ए बैलेड इज रिटेन। बैलेड को किस में लिखा जाता है, ब्लैंक वर्स में, आइमिक फीट में, आइमिक मीटर में या नन ऑफ दीज में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइमिक मीटर में, ठीक है। और हम इसकी 1 और 3rd लाइन की बात कर लें, यानी जो क्वार्टरन होता है उसमें 1 और 3rd जो लाइन होती है वो टेट्रामीटर में लिखी जाती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वो टेट्रामीटर में लिखी जाती है। और 2 और 4th लाइन की अगर हम बात कर लें तो वो लिखा जाता है ट्राईमीटर में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ट्राईमीटर में लिखी जाती हैं और 1 और 3rd टेट्रामीटर में लिखी जाती हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 34 और 34 में पूछा जा रहा है अ बैलेड इज संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ डॉट 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 डॉट। यानी कि बैलेड को किस के साथ में गाया जाता है। फिडल होता है और क्या चीज होती है, तो फ्लूट होता है, लिरे होता है, हारमोनियम होता है और हार्प होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्प, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 35 जिसमें पूछा जा रहा है द बैलेड सिंगर्स वर कॉल्ड, यानी जो बैलेड गाते थे उन लोगों को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बैलेड सिंगर को हम मिस्टर्स बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे पूछा जा रहा है इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर द एंशिएंट मैरिनर टेल्स द स्टोरी टू अ, यानी कि एंशिएंट मैरिनर अपनी जो स्टोरी है वो किसको सुनाता है। तो शादी में जा रहे एक वेडिंग गेस्ट को वो स्टोरी अपनी सुनाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 37 की बात कर लेते हैं। 37 पे दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाबेलिडियम सेंस मर्सी। लाबेलिडियम सेंस मर्सी का मीनिंग क्या होता है। यू नो दैट अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी इज द मीनिंग ऑफ लाबेलिडियम सेंस मर्सी, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, एब्सैलोम एंड एक्टिफोल, ये जो एक सटायर है ये किस पर है, किसके ऊपर लिखा गया है? तो सैमुअल बटलर के ऊपर लिखा गया, अब्राहम काउलो को सटायर करने के लिए लिखा गया है, या फिर शेफ्ट्सबरी को सटायर करने के लिए लिखा गया, या अलेक्जेंडर पोप को सटायर करने के लिए, यानी कि इन पर व्यंग लिखने के लिए लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। और अगर हम इसके राइटिंग की बात कर लें, एब्सैलोम एंड एक्टिफोल, ये लिखा गया है आपका जॉन ड्राइडन के द्वारा, ठीक है, जॉन ड्राइडन के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 39, और क्वेश्चन नंबर 39 पे दिया गया द रेप ऑफ द लॉक सटाराइज। अब बात आती है कि रेप ऑफ द लॉक जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा, एक मॉक हीरोइक पोइम है, ये किस चीज पर व्यंग करती है? द फैशन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द फैमिली फ्यूड्स, द फैशन ऑफ गोइंग टू क्लब हाउसेस, या कंटेम्प्रेरी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है उस समय की, जब ये पोइम यानी कि लिखी गई थी, तो उसी पर ये व्यंग कायम करती है, व्यंग करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हैं सभी में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।